हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अर्थ्स सीस्मिक नॉइज़। सीस्मिक नॉइज़ क्या होती है ये? आपने सिस्मियोलॉजी पढ़ा होगा, सिस्मियोलॉजिस्ट पढ़ा होगा। सीस्मिक नॉइज़ क्या चीज़ होती है तो जान लेते हैं। जो ब्रिटिशर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, ब्रिटिश जियोलॉजी सर्वे के BGS के, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि भाई अर्थ की जो सीस्मिक नॉइज़ है ना, और जो वाइब्रेशंस हैं वो कोरोना लॉकडाउन के कारण उसमें कुछ चेंजेस देखे गए थे। तो क्या चेंजेस देखे गए थे वो हम जान लेते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि 30 से 50% फॉल हुआ है इन द लेवल्स ऑफ एम्बियंट सिस्मिक नॉइज़ जब से स्कूल्स और बिजनेसेस जो हैं वो क्लोज़ कर दिए गए थे मिड मार्च के अंदर। देखो, सिस्मिक नॉइज़ की बात हम करते हैं कि इतनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं, इतने सारे ह्यूमन बींग्स का मूवमेंट होता है, इतना सारा कार्गो इधर से उधर मूव होता है। मूवमेंट जो होती है ना अर्थ के ऊपर, हर एक चीज़ की मूवमेंट से ना कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। तो इन वाइब्रेशंस के कारण जो नीचे नॉइज़ होती है ना, सिस्मिक नॉइज़ यानी कि अर्थ के अंदर जो नॉइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब सिंस लॉकडाउन हो रहा है तो बहुत सारे क्या, एवरीवन इज़ इनसाइड देयर होम। There are no vehicles on the road, there are no factories running, there is no heavy sound that is being produced into the manufacturing sectors। तो उसके कारण जो सीस्मिक नॉइज़ है ना उसमें 30 से 50% का फॉल आया है, यानी कि सीस्मिक नॉइज़ कम हो गया। तो सिस्मोलॉजिस्ट होते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं। इन्होंने बताया है कि ये कोलैबोरेटिव एफर्ट टू स्टडी इन फॉल इन सिस्मिक नॉइज़ लेवल्स। अब सिस्मिक नॉइज़ क्या होता है मैंने आपको बता दिया। एक परसिस्टेंट वाइब्रेशन होती है ग्राउंड के अंदर, इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। ये एक अनवांटेड कंपोनेंट ऑफ सिग्नल्स रिकॉर्ड सिस्मोमीटर से इसको नोटिस किया जाता है जो। और इसमें ग्राउंड मोशंस होते हैं, जैसे कि जिसके कारण अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक एरप्शन हो गया, एक्सप्लोजन्स हो गया, ये सारे के सारे सिस्मोमीटर से भी पढ़े जाते हैं। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बता रहे थे। ह्यूमन की एक्टिविटी के कारण मैन्युफैक्चरिंग होता है, और इसके अलावा सिस्मिक नॉइज़ जो होती है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन में, हाइड्रोलॉजी में, अर्थक्वेक की इंजीनियरिंग में, इन सब में हेल्पफुल होती है। और इसके हेल्प क्या क्या हो सकते हैं। देखो, सिस्मिक नॉइज़ की वाइब्रेशन जो होती है ना ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, 1 से 100 हर्ट्ज़ तक, और अर्थ के सरफेस लेयर्स में होती है। तो यूजुअली सिस्मिक एक्टिविटी को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए सिस्मिक नॉइज़ को ये जो जियोलॉजिस्ट होते हैं ना, 100 मीटर्स अर्थ के बिलो में ना एक डिटेक्टर्स प्लेस कर देते हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तो रिसर्चर्स ने बोला है कि वो बहुत नेचुरल वाइब्रेशंस को सरफेस के पास भी रीड कर पा रहे हैं। पहले क्या था कि 100 मीटर नीचे प्लेस किया था क्योंकि ऊपर इतनी सारा नॉइज़ होता था। अब जब वो नॉइज़ ख़त्म हो गया तो इन्होंने डिटेक्ट किया कि अर्थ के बिल्कुल सरफेस के पास की भी जो रीडिंग्स होती हैं, जो माइन्यूट रीडिंग्स होती हैं अर्थ की मूवमेंट, अर्थ की वाइब्रेशन, वो भी ये रीड कर पा रहे हैं क्योंकि ऊपर का जो नॉइज़ है वो कैंसिल हो गया है। तो उनकी रीडिंग में बहुत फ़ायदा हुआ है उन लोगों को डेफिनेटली। अब इसी लोअर नॉइज़ लेवल के कारण साइंटिस्ट ने कहा कि वो स्मॉलर अर्थक्वेक्स को भी डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ट्रेमर का मतलब होता है शेकिंग, और जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी एक्यूरेसी थोड़ी सी उनको ज़्यादा अच्छी नज़र में आ रही है। इस टॉपिक में इतना ही कुछ था, इसमें और ज़्यादा कुछ था नहीं, बस आपको पता होना चाहिए सीस्मिक नॉइज़ क्या होती हैं एंड एवरीथिंग। बात करते हैं ओजोन होल के बारे में। तो जो लार्जेस्ट ओजोन होल था रिकॉर्ड किया गया था नॉर्थ पोल के ऊपर, वो अपने आप हील हो चुका है और क्लोज़ हो गया है। और इसको अनाउंस किया था साइंटिस्ट ने जो ट्रैक कर रहे थे होल को, कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विस के, CAMS बोलते हैं। ये जो ओजोन होल था ये लार्जेस्ट था जो रिकॉर्ड किया गया था आर्कटिक रीजन के अंदर। इसका जो एरिया आपको देखना चाहिए कितना बड़ा एरिया था ये, 6,20,000 स्क्वायर माइल, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एरिया होता है। इतने बड़े एरिया के ऊपर हमारा जो ओजोन होल था उसमें होल हो गया था। वैसे हम जानेंगे इसका फ़ायदा क्या था, नुकसान क्या था, होता क्या है। ये हुआ किसके कारण था? अनयूजुअल क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण हुआ था। और भी कॉजेज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो कॉज था फॉर्मेशन का होल का, वो एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि अनयूजुअल वेदर था पोल्स के ऊपर। जो पोलर वर्टेक्स था उसने रिकॉर्ड किया था एक्सट्रीमली पावरफुल, टेम्परेचर इनसाइड हैड बीन वेरी कोल्ड। अंदर का जो टेम्परेचर था ना उसका पोलर वर्टेक्स के ऊपर, वो बहुत कोल्ड हो गया था। बेसिकली अनयूजुअल क्लाइमेटिक चेंज था ये। जो यूनिक कॉकटेल था पावरफुल वर्टेक्स का और लो टेम्परेचर का, वो जनरेट करता है। ये जो कॉकटेल होता है ना पावरफुल वर्टेक्स का और लो टेम्परेचर का, ये जनरेट करता है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो रिएक्ट करते हैं CFCs के साथ और डिस्ट्रॉय कर देते हैं ओजोन लेयर को। ये वाला पॉइंट बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है। जनरली आप लोगों ने अगर UPSC के लिए पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ ली होगी, तो आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर ना इस पार्ट को मैं डीप में इसलिए एक्सप्लेन नहीं करना पाऊंगा क्योंकि इसमें एक फैक्टर नहीं समझाना पड़ेगा, मुझे बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हम यहाँ पर डीपली डिस्कस कर सकते हैं। ये वाला एक ऐसा पार्ट है, इसको डीपली एक्सप्लेन करना चलेंगे तो मुझे आपको आई थिंक आधे घंटे की ज्योग्राफी पढ़ानी पड़ेगी, जो कि मंथली कंपाइलेशन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग कभी ज्योग्राफी के अगर लेक्चर्स करेंगे तो आपको ज़रूर समझा दूंगा। वैसे आपको मालूम भी होगा, नहीं होगा तो आप लोग गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इसके हील करने के फैक्टर्स क्या क्या थे रिस्पॉन्सिबल। तो अब साइंटिस्ट ने जो बताया कि जो होल का जो क्लोज़र हुआ है ना, ये पॉल्यूशन के रिड्यूस होने से नहीं हुआ है। क्योंकि देखो, कोविड-19 का लॉकडाउन के कारण जो पॉल्यूशन के लेवल्स हैं
वो बहुत रिड्यूस हो गए हैं। तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इसकी जो क्लोजिंग हुई है ओजोन होल की, वो पॉल्यूशन के कम होने से नहीं हुई है, इसकी क्लोजिंग हुई है क्योंकि जिसका जो एक फिनोमिना होता है पोलर वॉर्टेक्स, उसके कारण। आप पोलर वॉर्टेक्स के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको ज़रूर दे दूँगा यहाँ पर। ओजोन, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, देखो ओजोन लेयर वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स होता है हमारे प्लेनेट का, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है ना, वो 3 टाइप की होती हैं, UVA, UVB और UVC। ए और बी इतनी हार्मफुल नहीं होती है, सी सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है, और सी का वैसे क्वांटिटी सन से निकलने में सबसे कम होता है। सी के लिए बेसिकली नुकसान क्या होता है कि इसके कारण हमको स्किन डिजीज़ बहुत सारी हो जाती है, फेटल स्किन डिजीज़, यानी कि डेथ भी हो सकती है। फेटल वर्ड जहाँ भी आ रहा है मतलब होता है डेथ होना, डेडली। और ये जनरली अपर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, जो एरिया होता है स्ट्रेटोस्फियर का, वहाँ पर 10 से 50 किलोमीटर तक का इसकी रेंज होती है इतनी। क्योंकि ओजोन होता क्या है, देखो ओजोन O3 होता है, ऑक्सीजन का ही एक आइसोटॉप होता है, राइट। अगर इसको हम कंप्रेस कर देते हैं ना, ये जो 10 से 15 किलोमीटर, इसको हम कंप्रेस कर देते हैं पूरा, तो ये 3 मिलीमीटर तक का ही रह जाता है बस, इतनी ही इसकी वो होती है हाइट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ एग्जैक्टली पोलर वर्टेक्स। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। डिस्क्राइब किया है एक वर्लिंग कोन ऑफ लो प्रेशर ओवर द पोल्स। वर्लिंग का मतलब क्या होता है, वर्लिंग का मतलब होता है ये वाली मूवमेंट, वर्लपूल वाली। वर्लपूल आप समझते होंगे बाउंडर टाइप का, जैसे आपकी हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें जिस तरीके से वो घूमता है ना पानी और कपड़े, उसको वर्ल बोलते हैं। तो एक वर्लिंग कोन होता है लो प्रेशर का, जो कि पोल्स पे होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है विंटर मंथ्स में, क्योंकि इंक्रीज टेम्परेचर होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है पोलर रीजन्स में और मिड लेटीट्यूड्स में, जैसे US और यूरोप के बीच में। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, जो पोलर वोर्टेक्स होता है स्पिन करता है एटमॉस्फेयर में, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में घूमने लगता है। यूजुअली जो वोर्टेक्स जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, कोल्ड एयर जो होती है ना, वो प्लंज करने लग जाती है डीपली इनटू नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर। दूसरे शब्दों में बात करें तो एक वॉल जैसी क्रिएट हो जाती है, जो कि मिड लेटीट्यूड्स होते हैं उसको कोल्ड आर्कटिक एयर से सेव कर लेती है। आपको हो सकता है इस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं इस टॉपिक को, अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको डिफरेंट वीडियो में डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है। ओकेजनली जो पोलर वर्टेक्स होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है और वीक हो जाता है। ओकेजनली देखो उन्होंने बोला है, ठीक है। ड्यू टू दिस वेव एनर्जी प्रोपगेटिंग अपवर्ड फ्रॉम द लोअर एटमॉस्फेयर, लोअर एटमॉस्फेयर से ऊपर के अपवर्ड की तरफ जब ये वेव एनर्जी प्रोपगेट करती है, यानी कि मूव करती है, जब ऐसा होता है तो स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है ना, वो वार्म होने लगता है शार्पली एक इवेंट के अंदर, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। इन जस्ट अ फ्यू डेज माइल्स अबव द अर्थ सरफेस, कुछ ही दिनों के अंदर अर्थ के ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग होती है वो आने लगती है। ये जो वार्मिंग होती है ना, ये वीक कर देती है उस पोलर वर्टेक्स को, जो कि शिफ्ट करता है अपनी लोकेशन को, थोड़ा सा साउथ की तरफ आने लगता है। कुछ इंस्टेंसेस में इसको स्प्लिटिंग ऑफ द वॉर्टेक्स भी बोला जाता है और सिस्टर वॉर्टिसेस भी बोला जाता है। इस कारण हमारे ओजोन होल के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं पोलर वोर्टेक्स के, देखो जो स्प्लिट होता है ना, हायर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, सडन और डिलेड इफेक्ट्स। यानी कि जो भी क्लाइमेटिक चेंज है, जो भी वेदर का चेंज होने वाला था, तो सडनली हो जाएगा वो चेंज, या फिर वो चेंज डिले हो जाएगा, जिसके अंदर जो कि डिक्लाइनिंग टेम्परेचर और एक्सट्रीम विंटर वेदर होता है ईस्टर्न साइड के अंदर, जो US का ईस्ट साइड है जहाँ पर हमारा अटलांटिक ओशन होता है, और नदर्न एंड वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ और वेस्टर्न यूरोप। नॉर्थ के अंदर हमारा आर्कटिक ओशन होता है और वेस्ट के अंदर हमारा फिर से अटलांटिक ओशन होता है। बेसिकली इस रीजन के अंदर हमको सडन और डिलेड क्लाइमेटिक इफेक्ट्स देखने को लगते हैं। सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग जो होती है वो लीड करती है वार्म आर्कटिक को, नॉट ओनली इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर बट ऑल्सो इन द ट्रोपोस्फेयर एज वेल। सडनली होता है तो हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसके अंदर सडनली एक वार्म आर्कटिक फॉर्म हो जाता है, और जो वार्मर आर्कटिक होता है इन टर्न फेवर करता है मोर सीवियर विंटर, यानी कि ज़्यादा विंटर होती है नर्दर्न हेमिस्फीयर में, मिड लेटीट्यूड के अंदर। और यही चीज़ वो होती है जिसने ऊपर बताया था, एग्जैक्टली यही चीज़ जो होती है ना, ये जो पावरफुल और लो टेम्परेचर जनरेट करता है स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ये रिएक्ट करता है CFCs के साथ, जो कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रक्ट कर देता है। आई जस्ट होप ये समझ में आया। थोड़ा टफ टॉपिक था, इसको 2-3 बार सुनने से ही ये समझ में आता है, बट आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ ये कहीं ना कहीं मेंशन कीजिएगा, ग्रुप के ऊपर बता दीजिएगा, ग्रुप ओपन रहता है, और या फिर कमेंट में बताइएगा, मैं इसको डिफरेंट वीडियो में अच्छे से समझा दूँगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं। IMD ने रिलीज़ की एक नई लिस्ट साइक्लोन के नेम्स की, तो इसमें हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन कैसे होता है, नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स किस तरीके से होती है। IMD की अगर हम बात करें तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, IMD जो होता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ये तीनों की तीनों मिनिस्ट्री जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के अंडर में आती हैं।
तो आईएमडी ने एक रिलीज़ की एक लिस्ट जिसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम हैं जो कि नॉर्थ इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी के अंदर होते हैं। इस लिस्ट के अंदर कुछ 169 नेम्स हैं जिसमें 13 इंडियास हैं। जैसे ये 13 आपको याद रखने पड़ेंगे। इंडियन साइक्लोन्स के नेम आपको बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट हैं ये। जैसे कि गति, तेज, आग, नीर, व्योम, झड़, जलधि, मुरासू, प्रोबाहो, प्रभजन, घूमी, अम्बुद, वेग। जो नई लिस्ट है वो स्टार्ट होती है निसर्ग से जो कि बांग्लादेश का है, गति से जो इंडिया का है, निवार जो है वो ईरान से। इसका बैकग्राउंड हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एनी ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट हिट्स द रीजन इज़ नोन बाय नेम गिवन इन द लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर से उस नाम को जाना जाता है जो भी ट्रॉपिकल रीजन को हिट करता है। ट्रॉपिकल रीजन आपको पता होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो रीजन होता है उसे हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। सिंस द अर्लियर लिस्ट 2004 इज़ लेफ्ट विद ओनली वन नेम, अम्फान, जो कि थाईलैंड का था। IMD बीइंग वन ऑफ द 6 RSMCs इन द वर्ल्ड जो प्रोवाइड करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के और स्टॉर्म सर्च एडवाइजरीज फाइनलाइज्ड इन द न्यू लिस्ट ऑफ 169 नेम्स। IMD is responsible to warn and to alert the इंडियन पीपल अबाउट द अपकमिंग साइक्लोन, और जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ की सेटलमेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और इनकी नेमिंग वगैरह करना, इनकी मेजरमेंट करना, इनका कुछ स्पेकुलेशन करना कि इनसे कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है और नेसेसरी गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। जैसे ND जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले होते हैं उन सबको इन्फॉर्म करके रखना। साइक्लोन्स को नेम क्यों दिया जाता है? देखो, नेमिंग द ट्रॉपिकल साइक्लोन साइंटिफिक कम्युनिटी को हेल्प करता है, डिजास्टर मैनेजर्स को हेल्प करता है, मीडिया को हेल्प करता है, जनरल मासेस को हेल्प करता है कि आइडेंटिफाई कर लिया जाए हर एक साइक्लोन को। अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकती है, कन्फ्यूजन दूर किया जा सकता है कि अगर ऐसा कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर द रीजन बार बार आते हैं तो रिमेंबरिंग ए ट्रॉपिकल साइक्लोन ईजिली और रैपिडली इफेक्टिवली डिसेमिनेट द वार्निंग टू मच वाइडर ऑडियंस। नाम के थ्रू बताने से ऑडियंस को डिसेमिनेट करना यानी कि समझा पाना और उनको अच्छी गाइडलाइंस दे पाना ईजी हो जाता है। अब इनको नाम देने का प्रोसीजर क्या होता है? ईच ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन इन द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन रोटेटिंग लिस्ट ऑफ नेम। ये जो लिस्ट होती है वो रोटेटिंग चलती है, यानी कि कंट्रीज़ के पास रोटेटिंग लिस्ट होती है। For cyclones in the Bay of Bengal and Arabian Sea, the naming system was agreed by 8 member countries on the group called WMO SCAP and took effect in 2004। यानी कि हर कंट्री के पास अपना अपना टाइम होता है, अपना अपना पीरियड होता है, रोटेटिंग चलता है कि अब वो कंट्री इनको नाम देगी, अब वो कंट्री इनको नाम देगी, इस तरीके से। यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक अभी थोड़ा सा बच गया है, इसके बारे में जानते हैं। साइक्लोन्स आर गिवन मैनी नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दे आर नॉट टाइफून। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, आप लोगों ने सुना होगा कहीं टाइफून, कहीं पे टॉर्नेडो, कहीं हरिकेन, कहीं साइक्लोन। ये ज़रूर जान लेना, ये कन्फ्यूज़ करता है, मेंस में, प्रीलिम दोनों में कन्फ्यूज़ करता है। तो इसका मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में एक शॉर्टकट वगैरह कुछ बता दूँगा आपको पक्का। तो चाइना के अंदर जो होते हैं वो टाइफून्स बुलाया जाता है उनको, और हरिकेन्स उनको बोलते हैं वेस्ट इंडियन आइलैंड्स के अंदर, कैरिबियन सी के अंदर। टॉर्नेडो बोलते हैं इसको गिनी आइलैंड्स में, वेस्ट अफ्रीका के अंदर। और विली विली बोलते हैं इसको नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं इनको इंडियन ओशन के अंदर। यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है और नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे GS2 के ऊपर।